Hello student, once again I am Mandeep Patidar. Today I am with a topic diabetes. हालांकि इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगा कि उस वीडियो के साथ हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इस वीडियो के साथ कि डायबिटीज़, और फिर इसको हम कंटिन्यूटी में लेते हैं। बात करेंगे, ये यूनिवर्सल सिंबल होता है डायबिटीज़ का, ब्लू सर्कल यूनिवर्सल सिंबल है। इसमें हम क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, पैथोफिजियोलॉजी, इमरजेंसी मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्या रेफरेंसेस मैंने यूज़ किए हैं, हम इसमें बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करी थी हमने। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक। एक लंबे समय तक इसमें क्या होगा? आपका हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है। ग्लूकोज इन ब्लड, ये वाइट कलर के जो डॉट्स है ये ग्लूकोज है, नॉर्मल लेवल है। एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, थ्रस्ट और इंक्रीज हंगर, भूख काफ़ी लगेगी, प्यास ज़्यादा बहुत लगती है पेशेंट को। यदि इसको लंबे समय तक हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया डायबिटीज़ को, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के इंक्लूड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस हो जाएगा पेशेंट को, कीटोन बॉडी उसकी ब्लड में और यूरिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा, हाइपर ऑस्मोलर कोमा हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि यूरिन में एसीटोन की मात्रा हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इवन पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हार्ट डिसीज। लंबे समय में जब आप देखेंगे तो डायबिटीज़ के साथ क्या होगा? हार्ट डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी फेलियर आपको देखने को मिलेगा, उसी के साथ फुट अल्सर और आई डैमेज। डायबिटीज़ ड्यू टू द आइदर अ पेंक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन और द सेल ऑफ द बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस। केवल दो कारण से होता है, या तो आपका जो पेंक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर रहा है, या जो बॉडी है, जो इंसुलिन के रिसेप्टर है, वो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तीन तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप फर्स्ट में क्या होगा? इसमें होगा आपका जो पेंक्रियास है, आइलेट ऑफ लेगरहेंस है, वो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा? या इनफ जो हमको चाहिए, जो सेल को चाहिए, उतना इंसुलिन नहीं बना सकते। इसको पहले इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते थे, क्योंकि ये इंसुलिन के कारण होती है, और इसको ही जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते थे, क्योंकि ये बच्चों में और यंग एज में ज़्यादा होती है। कारण इसका मालूम नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करेंगे तो बिगन्स विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, सेल जो होती है, रिसेप्टर जो होते हैं, वो इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। दिस वॉज प्रीवियसली रिफर्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते थे, या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इसको हम बोलते थे। द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट एंड नॉट इनफ एक्सरसाइज। जो प्राइमरी इसका काज है डायबिटीज़ मेलाइटस का, टाइप सेकेंड का, वो एक्सेसिव वेट होगा या तो पेशेंट में, और लेक ऑफ एक्सरसाइज होगा। थर्ड की बात करेंगे तो इन द थर्ड मेन फॉर्म ऑफ एंड फोकस इज प्रेग्नेंट वुमेन विदाउट अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। वुमेन्स में विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री के साथ यदि डायबिटीज़ हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। कंपैरिजन कर लेते हैं हम टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड डायबिटीज़ का। तो ऑनसेट जो रहेगा आपका टाइप फर्स्ट का, वो सडन रहेगा, एकदम हो सकता है, या फिर इसमें ग्रेजुअल रहेगा। टाइप में धीरे धीरे। एज मोस्टली यंग चिल्ड्रन में या चिल्ड्रंस में होती है, टाइप 2 एडल्ट्स में होती है। बॉडी साइज, जो बॉडी साइज रहेगी टाइप फर्स्ट के पेशेंट की, वो 3 और नॉर्मल रहेगी। टाइप सेकेंड डायबिटीज़ वाला पेशेंट रहेगा जनरली ओबेस। कीटो एसिडोसिस कॉमन है टाइप फर्स्ट में, कीटो एसिडोसिस टाइप सेकेंड में देखने को नहीं मिलता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ यूजुअली प्रेजेंट रहते हैं टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकेंड में एब्सेंट रहते हैं। एंडोजीनियस इंसुलिन लो और एब्सेंट रहेगा, या तो एंडोजीनियस इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर का इंसुलिन है वो बनना किसी कारण से बंद हो गया या कम हो गया। अब टाइप 2 में क्या होगा? या तो नॉर्मल होगा, या डिक्रीज होगा, या इंक्रीज होगा, कुछ भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन
कॉन्कॉर्डेंस इन आइडेंटिकल ट्विंस, यदि आइडेंटिकल ट्विंस कोई है तो 50% चांसेस है टाइप फर्स्ट के होने के, लेकिन टाइप सेकंड डायबिटीज़ दोनों में होगी 90% चांसेस है। प्रीवलेंस क्या है 10%, एक पॉपुलेशन में होंगे तो 10%, लेकिन टाइप 2 में 90% चांसेस है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो ब्लू जो है वो मोर कॉमन है टाइप फर्स्ट में, और जो ब्लैक से है वो टाइप सेकंड में। सेंट्रल सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ इफेक्ट होता है, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, पॉलीफेजिया हो जाएगा पेशेंट को, लिथर्जी, थकान, बिल्कुल मूड अपसेट, स्टूपर, वेट लॉस होगा पेशेंट का, और हाइपर वेंटिलेशन होगा। इसमें लेबर्ड ब्रीथिंग करना पड़ेगी, पेशेंट को क्या है सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होगी, ब्लड विजन हो जाएगा, दिखाई ठीक से नहीं देगा, स्मेल आएगी ब्रीथ में आपके एसीटोन की, गैस्ट्रिक नौसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जी मचलाएगा, वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। यूरिन, किडनी पे क्या असर होगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा, यूरिन बार बार होगी, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, ग्लूकोज यूरिन में हो जाएगा। मेन साइन सिम्टम्स क्या है, पॉलीयूरिया, यूरिनेशन बढ़ जाएगा, पॉलीडिप्सिया, थ्रस्ट बढ़ जाती है, प्यास बहुत लगती है, पॉलीफेजिया, भूख बहुत लगती है, इंक्रीज हंगर। सिम्टम्स में भी डेवलप रेपिडली वीक और मंथ, या तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे 1 से महीने में या कुछ हफ्तों में टाइप फर्स्ट में, लेकिन टाइप सेकंड जो है वो काफ़ी लंबा समय लेती है, ग्रेजुअली ये आपको बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आप सिम्टम्स देखेंगे, एडिशनल सिस्टम क्या होगी, ब्लरी विजन, ठीक से दिखाई नहीं देता डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, हेडेक हमेशा बना रहता है, फटीग, थकान रहता है, स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स और कट्स की हीलिंग काफ़ी स्लो हो जाती है पेशेंट की, स्किन में ईचेस आते हैं, ईची स्किन हो जाती है, लंबे समय तक हाई ब्लड ग्लूकोज रहने के कारण क्या होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन लेंस में, आँख की लेंस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका जो साइज है और शेप है वो चेंज हो जाता है, जिससे विज़न में चेंजेस आ जाते हैं। अ नंबर ऑफ स्किन रैशेस दैट कैन अकर इन डायबिटीज़ आर कलेक्टिवली नोन एज डायबिटिक डर्माड्रोम्स। स्किन रैशेस बहुत सारे होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती है डायबिटीज़ में, इसको हम बोलते हैं डायबिटिक डर्माड्रोम्स। ऑल फॉर्म ऑफ डायबिटिक इंक्रीज द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, ये 10 से 20 साल के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। द मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द डैमेज टू द ब्लड वेसल को डैमेज कर देते हैं। डायबिटीज़ डबल्स द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जो है वो डबल होने के चांसेस रहते हैं डायबिटिक पेशेंट में। 70% जो डेथ है लगभग वो डायबिटीज़ में क्यों होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के कारण। जो डायबिटिक पेशेंट है उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैक्रोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को जब यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, यदि ब्रेन गले में किसी कारण से, तो यहाँ पर ब्रेन में आपके ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ हो जाएगी डायबिटीज़ में, कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत सारे। अब क्या होगा, प्राइमरी कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो ब्लड वेसल जो देती है, स्मॉल ब्लड वेसल, वो डैमेज हो जाएगी। इसके कारण से क्या होगा, आई, किडनी और नर्व्स की आई जो होती है उसके कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। डैमेज टू द आई नोन एज डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख में जो इन्फेक्शन हुआ उसको क्या बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्या होगा, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, रेटिना जो होगी वो व्यक्ति की ख़राब हो जाएगी। इससे क्या होगा, ब्लरी विजन या ब्लाइंडनेस हो जाएगी पेशेंट को। डैमेज टू द किडनी नोन एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यदि किडनी डैमेज होती है डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज़ के कारण तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसके कारण क्या होता है, प्रोटीन लॉस हो जाता है यूरिन में से, क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो जाएगा पेशेंट को, डायलिसिस पे जाना पड़ जा सकता है या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। डैमेज टू द नर्व्स ऑफ द बॉडी नोन एज डायबिटिक न्यूरोपैथी। काफ़ी पेशेंट देखे होंगे आपने डायबिटीज़ वाले जिनको पैर में सेंसेशन की प्रॉब्लम रहती है, पैर ठीक से काम नहीं करते, हाथ ठीक से काम नहीं करते, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। जब धीरे धीरे सेंसेशन ख़त्म होते हैं और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की स्किन डैमेज हो जाती है। फुट अल्सर की जो प्रॉब्लम है, हीलिंग नहीं होती है डायबिटिक फुट अल्सर में, देखने को मिल रहा है यहाँ। एडिशनल प्रॉक्सिमल डायबिटिक न्यूरोपैथी कॉज पेनफुल मसल्स वस्टिंग एंड वीकनेस। पैथोफिजियोलॉजी जनरल की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं डायबिटीज़ ग्लूकोज के हायर कंसंट्रेशन ब्लड में होने के कारण होती है। और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन को कौन सिक्रेट करता है, बीटा सेल्स। बस आपको ये याद रखना है कि इंसुलिन का क्या काम है,
इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, यही डायबिटीज़ कंप्लीट है और यही डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी है। इंसुलिन के बारे में यदि हम समझेंगे तो ये आइसलेट ऑफ लेगरहेंस से रिलीज़ होता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज में जो हायर ब्लड में जो हायर ग्लूकोज है उसको फैसिलिटेट करता है। कहाँ पर, बॉडी की सेल में, स्पेशली लीवर, एडिपोज टिश्यू और मसल्स में उनको फैसिलिटेट करता है, जिससे उसका डिपोजिशन इन जगह पर होता है। फिर केवल एक स्मूथ मसल्स में डायरेक्ट इंसुलिन एक्ट नहीं करता है, ये वाया थ्रू करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के थ्रू। इससे अब हमें क्या बात समझ में आ रही है, इससे हमें ये बात समझ में आ रही है या तो इंसुलिन या सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, इन दो के कारण डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा तीसरा कारण कुछ नहीं हो सकता। अभी इनके कारण क्या, किस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है, दो, वो अलग बात है। लेकिन दो प्रॉब्लम है, या तो इंसुलिन आपके पास नहीं है, या इंसुलिन तो है लेकिन उसका रिस्पॉन्स, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इन दो कारणों से केवल होती है। अब नॉर्मल क्या काम है इंसुलिन का, इंसुलिन का नॉर्मल काम है एडिपोज टिश्यू में यदि हम बात करेंगे तो ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, लिपोजेनेसिस बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में आके कन्वर्ट होकर डिपोजिट हो जाते हैं। लिपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन कम करता है। स्टेटेड मसल्स में क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ाता है, ग्लूकोज को जिससे एनर्जी मिलती है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ाता है और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है। लीवर में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ा देगा और लिपोजेनेसिस को बढ़ा देगा। इंसुलिन इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल्स, रिड्यूस ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसको रिड्यूस करता है। एडिपोज टिश्यू में इंक्रीज कर देता है, क्या कर देता है, लिपोजेनेसिस को डिक्रीज करता है, लिपोलाइसिस को। इंसुलिन फैसिलिटेट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। उसके साथ क्या होता है, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि इंसुलिन मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड को भी इंक्रीज करता है। इंसुलिन एक पार्ट करता है प्रोसेस में, रोल अदा करता है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू। लीवर पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम करेगा, ग्लाइकोलाइसिस बढ़ाएगा और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस बढ़ाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा। मसल्स में इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएगा, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन डिपोजिशन को बढ़ाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा। एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को कम करता है, लिपोजेनेसिस एंड लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ाता है, इंट्रासेल्युलर लिपोलाइसिस को कम करता है। यदि इंसुलिन की डिफिशियंसी है तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या होगा, जो ग्लूकोज है ब्लड में उसका अपटेक नहीं होगा, उसका अपटेक नहीं होगा तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, मतलब आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, जो सब चीज़ें हो जाएंगी। और क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा लीवर के थ्रू, लीवर के थ्रू ओवर प्रोडक्शन हो गया, या तो अपटेक आपका प्रॉपर नहीं हो रहा, टिश्यू ग्लूकोज को नहीं ले रहे, इंसुलिन तो बोल रहा है लो इंसुलिन है नहीं तो लेंगे, नहीं तो बढ़ गया, दूसरा लीवर बढ़ा रहा है लेकिन ग्लूकोज नहीं है तो भी यही प्रॉब्लम होगी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, डिमिनिश कर देगा या अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर देगा। प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर देगा तो क्या है, मसल्स वीकन हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी मसल्स में, काम नहीं कर पाएगी। फैट में क्या होगा, इंक्रीज लिपोलाइसिस को बढ़ा देता है, जब लिपोलाइसिस को बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू का लॉस हो जाएगा, तो फिर हम ग्लूकोज स्टोर कहाँ करेंगे, इंक्रीज कीटोन प्रोडक्शन कर देगा तो क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, हाइपर वेनिलेशन होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ में क्या होता है ये हम जानते हैं कि या तो ये होगी बीटा सेल्स, वो आइसोलेट लेगा लीडिंग टू इंसुलिन डिफिशियंसी, ये इंसुलिन नहीं बना सकती, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जनरली और आइडियोपैथिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी टी सेल्स है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देती है बीटा सेल्स को, जिसके कारण से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। जो पीपल टाइप फर्स्ट में अफेक्टेड होते हैं वो लगभग हेल्थी होते हैं, उनका वेट भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन क्या होता है ये अर्ली स्टेज में जो होता है
हो जाता है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं क्योंकि ये बच्चों में होती थी। टाइप फर्स्ट ही पार्शियली इनहेरिटेड, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल HLA जीन है। ये HLA जीन जो हमारे DNA में पाया जाता है, ये क्या करता है, इसको हेरिडिटी कॉज करता है। इट इज़ जनरली ससेप्टेबल पीपल द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ कैन बी ट्रिगर्ड बाय वन और मोर इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज वायरल इन्फेक्शन और डाइट। अब टाइप फर्स्ट क्या होता है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन और डाइट के कारण भी हो सकती है। कैसे, ग्लूटेन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप तो ये हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, या तो डायरेक्ट आपकी बीटा सेल्स पे हो गया, तो बीटा सेल्स पे अटैक होने के कारण क्या करा उसने, सिस्टोलाइटिक इफेक्ट्स हो करा, जिससे आपकी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई, तो बीटा सेल नेक्रोसिस हो जाएगा। सेल नेक्रोसिस हो गया मतलब सेल डेड मतलब डायबिटिक मेलाइटस। या फिर साइटोकाइनेज और HLA एंटीजन प्रिपेयर करा, उसके कारण से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, ऑटो इम्यून सेल्स डैमेज हो गया। या आपका सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हुआ, सिस्टमिक इन्फेक्शन में भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होकर आपकी बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। अब टाइप 2 डायबिटीज़ किसके कारण होते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन खूब भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो बॉडी है, जो सेल है, जो टिश्यू है, वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस ही शो नहीं कर रहा है किसके प्रति, इंसुलिन के प्रति। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी होता है और कुछ फिजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है। कैसे, ओबेसिटी, फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं करता, पुअर डाइट जिसकी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। डाइटरी में जो बहुत ज़्यादा मीठा ड्रिंक्स लेते हैं, जो अपने ज़्यादा मीठा खाते हैं, उनको चांसेस है। सेचुरेटेड फैट और टेंस फैटी एसिड इंक्रीज द रिस्क। जो सेचुरेटेड फैट जो लेते हैं, LDL और ये जो लोग लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेते हैं, ऐसी चीज़ लेते हैं, चीज़, बटर, मीट जो लेंगे उनमें, और फास्ट फूड जो ज़्यादा लेते हैं, बर्गर, ट्रांस फैटी एसिड्स, इनको लेने से क्या होगा, रिस्क बढ़ता है। वहीं पॉली अनसेचुरेटेड या मोनो अनसेचुरेटेड डिक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2। जो ज़्यादा वाइट राइस खाता है पेशेंट, उसमें भी चांसेस है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के होने की। और जो व्यक्ति एक्सरसाइज बिल्कुल कम करता है, उसमें 7% चांसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के। अब सेल जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, या तो किस कारण से, इंसुलिन को किस कारण से, या तो जेनेटिक या इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर हो गया, तो ग्लूकोज ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ग्लूकोज ने जब प्रोडक्शन बढ़ा दिया और इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, इंसुलिन उस ग्लूकोज का कुछ नहीं कर सकता, उसको कहीं टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू वगैरह में स्टोर नहीं करा सकता, तो ग्लूकोज में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। या अब जब बढ़ गया तो ये हो गया, और इनसफिशिएंट ग्लूकोज डिस्पोजल हो गया, ग्लूकोज ब्लड में से निकल ही नहीं रहा तो भी बढ़ेगा, तो क्या हो गया, इन 2 कारणों से ये होता है। तीसरा हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होगा, ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए ही जैसी होती है। इसमें इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रेशन होता है। जनरली 2 से 10% प्रेग्नेंट महिलाओं में ये होने के चांसेस होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% ऑफ वीमेन जेस्टेशनल डायबिटीज़ आर फाउंड टू हैव डायबिटीज़ मेलाइटिस, मोस्ट कॉमनली टाइप 2। जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस पाया गया है, ऐसी 5 से 10% महिलाएं जो होती हैं, उनमें कॉमन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बाद में पाया जाता है। यह फुल्ली ट्रीटेबल है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस फुल्ली ट्रीटेबल है, पर क्या होता है, इसमें आपको जो सिलेक्ट करना है मेडिसिन का, उसका काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि फीमेल जो आपका पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है, और उसके बच्चे पे, उस फीटस पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। मैनेजमेंट आप इसका कैसे कर सकते हो, डाइटरी चेंज कर सकते हैं, फिर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करोगे, इंसुलिन भी कभी कभी देना पड़ता है। थ्रू इट में ट्रांजिएंट अनट्रीटेड जेस्टेशनल डायबिटीज़ कैन डैमेज द हेल्थ ऑफ फीटस और मदर। यदि लंबे समय तक आपने उसको अनट्रीटेड रखा, इस डायबिटीज़ को, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को, तो जो फीटस है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या हो सकती है प्रॉब्लम, मैक्रोसोमिया, जो बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंजेनाइल हार्ट डिफेक्ट, वो जन्मजात उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। हम बोलते हैं ना किसी के बचपन से वॉल्व खराब है, ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। हार्ट का साइज
चेंज हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, मेंटल डिस्चार्ज हो जाता है, स्केलेटल मसल्स में मालफॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन इन अ फीटस में यदि इंसुलिन का लेवल बढ़ गया तो क्या होता है, इनहिबिट फीटल सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, जो फीटल के सर्फेक्टेंट एल्विलाई में जो सर्फेक्टेंट बनेंगे उसके प्रोडक्शन को कम कर देगा, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा पेशेंट को, और हाई बिलीरुबिन का लेवल हो जाएगा ब्लड में, जिससे क्या होगा, पेशेंट का रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। प्रीनेटल जो डेथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन यदि रहा ठीक से, प्लेसेंटल परफ्यूजन ठीक से नहीं रहता तो प्रीनेटल डेथ हो जाती है। वस्कुलर इम्पेयरमेंट हो जाता है। प्रीनेटल मतलब जन्म से कुछ हफ्ते पहले बच्चे के और जन्म के कुछ हफ्ते बाद, ये जो पीरियड होता है इसको प्रीनेटल। लेबर इंडक्शन, फीमेल को लगता है कि बार बार ऐसा लग रहा है कि लेबर पेन आ रहा है। अ सीजेरियन सेक्शन में भी परफॉर्म इफ देयर इज अ मार्क्ड फीटल डिस्ट्रेस और एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी एसोसिएट विद मैक्रोसोमिया सच एज शोल्डर डिस्टोक्सिका। इसमें क्या होता है, बच्चे की गर्दन तो बाहर आ जाती है लेकिन शोल्डर जो है उसका फंस जाता है, इस कारण से सीजेरियन सेक्शन तक करना पड़ता है। अब इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, इनिशियल स्टेज पे आप किसी पेशेंट को देखेंगे तो उसका मूड चेंज हो जाएगा, डिक्रीज स्पॉन्टेनियसली हंगर एंड वीकनेस, कुछ समझ नहीं आएगा, भूख लग रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसको घबराहट होगी, पसीना आएगा, ट्रेकिकार्डिया हो जाएगा, सीजर्स, कोमा, डेथ तक हो जाएगी। तुरंत उसको क्या करना है, 15 ग्राम ओरल कार्बोहाइड्रेट देना है, ब्लड शुगर चेक करना है, और यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो 25-30 ml 50% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन 3 मिनट के लिए देना है। ग्लूकेगॉन 1 mg देना है। अब हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा तो ये प्रोलॉन्ग ऑनसेट एक्शन है। कीटो एसिडोसिस इसमें होता है, नौसिया वोमिटिंग होती है। इमरजेंसी मैनेजमेंट आप क्या करोगे हाइपरग्लाइसेमिया का, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। वाइल इमरजेंसी गिव ग्लूकोज फर्स्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ अनलाइकली टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म। जैसे ही आपको इमरजेंसी लगती है ग्लूकोज देते हैं, तो ग्लूकोज यदि आपने दिया तो क्या होगा, उसको हाइपरग्लाइसेमिया तो वैसे ही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस में क्या होगा, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 126 mg/dl होना चाहिए। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 75, ओरल डोजेस ग्लूकोज लोड एज अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। पहले तो उसको 8 से 12 घंटे तक आप देखेंगे। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट ओवरनाइट भूखा रहता है, उसके बाद बिना कुछ खाए पिए उसका टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको 75 ग्राम या 100 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और उसके बाद फिर टेस्ट करते हैं, क्या डिफरेंस आता है उसको चेक करते हैं दोनों ब्लड सैंपल में, और उनकी लिमिट चेक करते हैं। मैनेजमेंट दूसरा क्या है, लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन आप पेशेंट को दोगे, रेगुलर एक्सरसाइज आपको पेशेंट को कराना है, डाइट कंट्रोल और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, जो डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करे वो देखना है। सर्जरी, पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और वेट लॉस सर्जरी, ये रेफरेंसेस है कुछ, इनसे आप भी जा सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू, यहाँ का टॉपिक आज हमारा पूरा हुआ।